गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा राउल्स लॉ का स्टेटमेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने राउल्स लॉ का स्टेटमेंट देखा, ठीक है ना। अब हम उसका डेरिवेशन मतलब उसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे डिजाइन होता है वो देखना है, ठीक है। राउल्स लॉ के स्टेटमेंट में आपने देखा होगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, बस, ठीक है ना। वो और क्या किस बारे में बात की है राउल्स लॉ ने, कि राउल्स लॉ कहता है कि भी किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, इसको उसने नाम दिया पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हो और उसके लिए आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए। एक चाहिए उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जब वो इंडिपेंडेंट था, जब वो प्योर फॉर्म में था, अलग था, उस समय का वेपर प्रेशर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से जब वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, उस समय का मोल फ्रैक्शन। तो एक मोल फ्रैक्शन और एक वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना, किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए। अब ये स्टेटमेंट हो गया, देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह से डिजाइन किया इसमें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बराबर है, ठीक है। हम इसमें राउल्स लॉ ही पढ़ रहे हैं, RAOULT, राउल्स लॉ, ठीक है ना। और यहां पे लिख देते बेटा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो कंसीडर्ड, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन, कंसीडर्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। तो आप सोच रहे हो सर बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन टर्न, ठीक है ना, बराबर क्वाटरनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन आता है, टर्नरी। अबे बाइनरी टर्नरी होता क्या है? तो अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, इतना ही है, तो बाइनरी। आपने उसमें अगर सॉल्ट मिला दिया तो क्या हो जाएगा? टर्नरी, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, बराबर है। अच्छा क्वाटरनरी कब रहेगा वो? अगर आपने उसमें थोड़ा 2-3 बूंद अल्कोहल की डाल दी, तब क्या हो गया? शुगर प्लस सॉल्ट प्लस अल्कोहल प्लस वाटर, 4 चीजें उसमें, इसलिए क्वाटरनरी। तो कितनी चीजें आप मिक्स करते हैं उसके हिसाब से है। तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? बाइनरी वाला, सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी, ठीक है। तो कंसीडर्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ, कंसीडर्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है ना, ऑफ टू volatile कंपोनेंट्स, ठीक है ना। उस कंपोनेंट्स को हम लेबलिंग भी करेंगे। वो कंपोनेंट्स A1 एंड A2, दो volatile कंपोनेंट है उसको, A1 एंड A2, having mole fraction, उनका मोल फ्रैक्शन, having mole fraction x1 एंड x2, और यहां पे लिख देंगे फिर रिस्पेक्टिवली, बराबर, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन हमने कंसीडर किया है, उसमें दो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हमने कंसीडर किया है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल है, A1 और A2, ठीक है ना, A1 और A2। फिर उसका ये मोल फ्रैक्शन हमने कंसीडर किया x1 एंड x2, ठीक है। चलो हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, x1 एंड x2, बराबर। अब यहाँ पे सीधा हम राउल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। राउल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन राउल्स लॉ इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा और चीजें कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर्ड P10 एंड P20, ठीक है। अच्छा P10 का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। प्योर कंपोनेंट A1 का वेपर प्रेशर, ठीक है ना। फिर यहां पे लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है ना, A2, बराबर। बेटा देखो इसमें प्योर कंपोनेंट, इसका इंडिकेशन क्या है? देखो P1 मतलब आपको मालूम है कि A1 कंपोनेंट के लिए होगा वेपर प्रेशर, लेकिन ऊपर में अगर मैंने 0 लगा दिया तो समझ लेना वो प्योर फॉर्म के लिए, मतलब जो इंडिपेंडेंट रहेंगे उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में P1 और P2, अब देखो बेटे P1 और P2 में मैंने 0 नहीं लगाया, इसका मतलब है P1 क्या है?
यह है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A1। ये भी वेपर प्रेशर है A1 का, लेकिन ये प्योर फॉर्म वाला है, इसलिए P10। और ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, जब वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा उस समय का, इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। और इसको लिखेंगे हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A2। ठीक है, इस तरह से। अब ये कंसीडरेशन हो गया। अब उसके बाद में हम राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, अप्लाई करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है बेटा, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से P1 ये वैल्यू, ठीक है ना, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A1, ये बेसिकली क्या होना चाहिए, दो इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दो इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो दो इसका मतलब, अब ये कंपोनेंट A1 के लिए है, तो A1 का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और A1 का मोल फ्रैक्शन, बराबर बेटा। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट होता है, मतलब P1। P2 के लिए क्या होगा, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से उसका वेपर प्रेशर जब वो इंडिपेंडेंट था और मल्टीप्लाई उसका मोल फ्रैक्शन जब वो सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों x x है, इसलिए यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे ऐसा, ताकि आपको, ठीक है ना, ये P1 वाला, ठीक है ना, और ये P2 वाला। इस तरह से हम राउल्ट्स लॉ के हिसाब से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बराबर है। अब आगे इसमें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग डेल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ, डेल्टन्स लॉ। अब डेल्टन्स लॉ क्या बोलता है मालूम है, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर मतलब कंपोनेंट A1 और A2 को मिला के, तो किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बेसिकली उसके पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितने हैं, P1 और P2। तो डेल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट यह है कि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर उसके पार्शियल प्रेशर का क्या होता है, सम होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, P1 मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A1 और P2 मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A2। आगे ध्यान में, अब ये P1 P2 की जगह पर ऊपर वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2 इन अबोव इक्वेशंस, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, देखते हैं इधर क्या हासिल होता है हमें, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, वी गेट, बराबर है। तो क्या मिलेगा बेटा, P इक्वल टू P1 का वैल्यू क्या है, ये P10 .x1 और P2 की वैल्यू क्या है, P20 .x2, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पे कंसीडर करेंगे फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बेसिकली x1 प्लस x2 ये होता है 1। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन में बताया था कि x1 प्लस x2 क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस x1 को हटाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, ठीक है ना, इस तरह से एक अरेंजमेंट रीअरेंज करूंगा, ठीक है। तो x1 को हटा के मैं 1 माइनस x2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको लिखते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ x1 इन अबोव इक्वेशंस, ठीक है। x1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा बेटा, फिर से बी गेट P इक्वल टू P10, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस x2 प्लस P20 और x2, ठीक है। अब यहाँ पे P1 का इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते, क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू P10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना ही आ जाएगा, फिर माइनस इसके बाद करेंगे तो P10 x2 और प्लस P20 और ये मल्टीप्लाई बाय x2, ठीक है। अब इसमें बेटा ये जो टर्म्स है इसमें से कुछ हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं, x2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो P इक्वल टू P10, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और कॉमन निकाल जाएगा यहाँ पे x2, इन दोनों से कॉमन निकल गया x2 और इसमें P20 प्लस में है, इसको सामने ले लेंगे और ये माइनस में है तो इसको पीछे ले लेंगे,
ठीक है ना। ये जो आया, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल। ठीक है ना। यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज मैथमेटिकल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर्म। ठीक है ना। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हुए एक्सप्रेशन फॉर राउल्स लॉ। ठीक है ना। राउल्स लॉ ऑफ अ solution containing both components volatile। ठीक है। This is the expression for Raoult's law of the solution containing both components volatile। ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, राउल्स लॉ का जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन देखा, उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा। ठीक है। उसके बाद बेटा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा समझिए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से उसको देखना होगा। ठीक है ना। तो जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कॉपी में उसको ड्रॉ कर लेना बेटा, और फिर बाद में जो मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उस तरह से आपको उस ग्राफ को कंपेयर करना है। मैं जब जैसे बोलूंगा, और जो स्टेटमेंट इधर लिखे हुए 1 2 3 इसमें, तो आपको ग्राफ को देखना है और स्टेटमेंट देखना है, तो आपको बराबर लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ग्राफ में क्या है देखिए जरा, इस ग्राफ में ये जो नीचे वाला जो एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं बेटा, उसमें मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है। ठीक है। क्या लिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन। बराबर है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन जो है बेटा, ये जो कॉर्नर है इधर वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, तो लेफ्ट वाले कॉर्नर पर उसमें देखो क्या दिखाया उसने कि x1 जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि आपको मालूम है दोनों को मिलाने के बाद प्लस करने के बाद में 1 आता है। अगर x1 की वैल्यू ही 1 दे दिया है, इसका मतलब x2 तो 0 रहेगा, तो दोनों को मिला के 1 आता है। x1 यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे x1 की वैल्यू कम होती जाएगी और x1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। इसलिए x1 किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? कम होगा। ये मैंने एरो लगा दिया है बराबर। अच्छा, x2 के बाद, अब x2 यहाँ पे 0 है और x2 इधर यहाँ पे मैक्सिमम है, x1 0 है, तो आपको मालूम है इस डायरेक्शन में क्या होगा? x2 बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो x1 इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है लेफ्ट साइड में, और x2 राइट साइड में। ध्यान में रहेगा। चलो ठीक। अब उसके बाद में ये वाला जो एक्सिस है, y एक्सिस यहाँ पे दो दिखाया गया है, क्योंकि दो ग्राफ का मर्जिंग है, मर्ज है दो ग्राफ, इसलिए y एक्सिस आपको यहाँ पे दो दिखेंगे। बराबर है। अच्छा, इस एक्सिस पर क्या दिखाया गया बेटा? वेपर प्रेशर्स। इस एक्सिस पर भी क्या दिखाया गया बेटा? वेपर प्रेशर्स। अच्छा, ये P1 0 और P2 0, ये क्या होता है आपको पता है? P1 0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किस कंडीशन में? जब वो इंडिपेंडेंट था तब। P2 0 का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और 0 लगा मतलब जब वो इंडिपेंडेंट था, मतलब प्योर फॉर्म में था। ठीक है। उसको इंडिकेट किया गया है। ठीक है। अब इस ग्राफ में देखिए, ठीक है बेटा, P1, ठीक है। अब आप बात करेंगे बेटा P1 मतलब क्या होता है? वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P2 का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। ये दोनों को प्लस करेंगे तो मिलता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई टोटल वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन, वो भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन, वो भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। और पार्शियल वेपर प्रेशर और कंपोनेंट 2, ये कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 2, वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये P1 वाली जो लाइन है बेटा, ये आपको स्ट्रेट दिखाई दे रही है, ये उसका ओरिजिन हो गया, और इधर इस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम हो रही है। बराबर है। P2 की अगर बात करें तो ये भी बेटा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे वो 0 है, और यहाँ पे जाके वो मैक्सिमम होगी। बराबर है। इन दोनों को मिला के जो आता है, इस पॉइंट को हमें ऐड करना होगा, तो ये मिलेगा आपको P वाली लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है। बराबर है। ये इसका ओरिजिन है। बराबर, इधर जाके मैक्सिमम ये हो गया। बराबर है। ठीक है, मैक्सिमम हो गया। इस तरह से अगर आप ध्यान देखें, P1 की जो लाइन है बेटा, यहां से 0 है। P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट,
अब सॉल्वेंट है, ठीक है ना, बराबर है। अब इसका कंक्लूजन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको जरा कंपेयर करते हैं, ठीक है, ग्राफ के साथ। बेटा पहला जो ग्राफ है वो है P वर्सेस X2। अब बेटा ये P वाली टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, और ये जो ग्राफ है बेटा इधर से इधर जा रहा है। अब इधर से इधर जा रहा है मतलब इस X1 X2 में से हम कौन सा लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में कौन ट्रेवल कर रहा है बेटा, कौन इंक्रीज हो रहा है, X2, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है P वर्सेस X2, ठीक है। अब P वर्सेस X2 जो है बेटा स्ट्रेट लाइन है, यस स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अब P इक्वल टू P10, बराबर है। ये P की वैल्यू सिर्फ P10 हो सकती है, कब, जब बेटा X2 0 हो, X2 0 हो उस कंडीशन में, ठीक है। अच्छा ये P की वैल्यू सिर्फ P2 0 हो सकती है, कब, जब X1 0 हो, मतलब जो ग्राफ पे दिखाई दे रहा है बेटा वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। यहां से देखो बेटा P की वैल्यू P10 कब हो सकती है, इस P की वैल्यू P10 कब हो सकती है बेटा, जब X2 0 हो, और P की वैल्यू P20 कब हो सकती है, जब वो X1 0, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे P1 वर्सेस X1। अब देखो बेटा P1 ये इधर से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 0 है, इधर इंक्रीज हो रहा है। अब इस डायरेक्शन में कौन सा, इस डायरेक्शन वाला देखना पड़ेगा, तो किसके साथ कंपेयर करेंगे बेटा, X1 के साथ। तो P1 को हमने किसके साथ कंपेयर किया बेटा, X1 के साथ। P2 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे 0 है और इधर मैक्सिमम हो गया है, तो इसके साथ में कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर इंक्रीज हो रहा है, ध्यान में रखिए, इसलिए डायरेक्शन दिया है, ठीक है। तो P1 का कंपैरिजन किसके साथ में बेटा, X1। यहाँ पे देखो P1 का कंपैरिजन X1 के साथ। अच्छा P1 का ग्राफ आपको भी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, हमने लिख लिया है। चलो कंक्लूजन देखते हैं बेटा, P1 की वैल्यू 0 कब हो सकती है, ये P1 0 कब हो सकता है बेटा, P1 0 कब हो सकता है, जब X1 की वैल्यू 0 हो, यहाँ पे 0 है, इधर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ऐसा बढ़ते चलेगा ना, ऐसा इंक्रीज होते हुए चलेंगे। यहाँ पे वो 0 है, तो 0 कब रहेगा, जब X1 0 है, इधर देखो, बराबर है। अच्छा मैक्सिमम कब रहेगा, तो P1 की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे है, तो कब रहेगा वो, X1 1 हो, जब X1 1 हो, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा ग्राफ को देखने का, इधर देखने का, दोनों को ऐसे कोरिलेट करने का। तो जिस तरह से हमने P1 के लिए लिखा वैसे P2 के लिए भी। अभी देखो इधर देखो P2 का ग्राफ बेटा 0 इधर है, ऐसा इंक्रीज हुआ है वो, बराबर है। तो P2 वर्सेस X2 ऐसा इंक्रीज हुआ है, तो इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, X2। तो देखो P2 वर्सेस X2 लिखा है मैंने, लिख लिया। ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वो भी लिखा हुआ है। अच्छा P2 की वैल्यू 0 कब हो सकती है, तो 0 कब हो सकती है बेटा, जब X2 0 हो। देखो वहां पे X2 0 लिखा है, P2 की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब X2 0 हो। और मैक्सिमम कब हो सकती है वो, जब X2 1 हो। तो P2 की वैल्यू P2 ये मैक्सिमम मतलब P2 0 कब हो सकती है, जब X2 1 हो। वेरी इजी, ठीक है। अब ये जो हमने बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बराबर उसको लिख के याद करना, ठीक है। जब नेक्स्ट लेक्चर बेटा पढ़ेंगे हम, तब इसमें इसी ग्राफ का, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन देखेंगे, बराबर है। थैंक यू।